हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज से हम लोग यूपीएससी और बाकी सारी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन के तौर पे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हमारी एडिटोरियल की लेक्चर सीरीज चालू होगी, जिसमें द हिंदू के एडिटोरियल आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाए जाएंगे, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी और मेंस के एस्पेक्ट से भी। ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू के एडिटोरियल्स में, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्री और मेंस दोनों एग्जाम में काम लग सके, ठीक, उतने आपको कवर करवाए जाएंगे। ओके, तो आज से हम लोग चालू करेंगे एडिटोरियल, जिसमें आज हम 25 जून के पेपर के एडिटोरियल करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर देखो, ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे जाओगे तो आपको ये दो एडिटोरियल देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें पहला है द रूरल इकोनॉमी कैन जम्प स्टार्ट रिवाइवल, और दूसरा स्टैगिंग अ कमबैक री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी। ठीक है, ये दो आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी के दो आर्टिकल डिजर्विंग विनर्स, जो नहीं है इम्पोर्टेंट उतना, और ऊपर वाला स्टॉपिंग द सर्ज। ठीक है, ये दो आर्टिकल को हम लोग कवर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये रूरल इकोनॉमी और इंडिया अफ्रीका पॉलिसी वाले आर्टिकल को कवर अप करें। ठीक है, तो कोई भी न्यूज आर्टिकल को समझने के लिए, कोई भी न्यूज आर्टिकल को स्टडी करने के लिए उसके कुछ एक एस्पेक्ट्स जानने जरूरी होते हैं, जैसे कि उसकी बेसिक या फिर स्टैटिक पोर्शन की चीजें, न्यूज में जो उसका एनालिसिस आया है वो, और उसका फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, इस मैनर में हम लोग कोई भी आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं, कि भाई जो न्यूज है ऑलरेडी वो, उसका थोड़ा बहुत बेसिक, और उसका आगे वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा आर्टिकल स्टैगिंग अ कमबैक री एनर्जाइजिंग इंडिया अफ्रीका पॉलिसी। तो भाई जनरली बात करें तो इंडिया और अफ्रीका के इंटरनेशनल रिलेशन पे ये एक आर्टिकल है। ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के इंटरनेशनल रिलेशन पे ये एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने बोला कि बेसिक और स्टैटिक थोड़ी चीजें साथ में करते जाएंगे, तो आपका स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन होता रहेगा अलोंग विद द न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। आपको हर एक आर्टिकल इसी तरीके से करना है कि अगर उसमें कुछ आता है तो आप प्लीज वो चीज रिवाइज कर लीजिए स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बेसिक जियोग्राफी बता देता हूँ। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बेसिक जियोग्राफी। तो वही ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, वर्ल्ड मैप में सबको आइडिया होगा ही ये कहाँ पे आता है। ठीक है, ये होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। बेसिक ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में इंडियन ओशन रहता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में साउथ अटलांटिक, टू बी स्पेसिफिक, और इन जनरल अटलांटिक ओशन पड़ता है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में कलेक्टिवली जब, जिसको हम लोग सदर्न ओशन बोलते हैं, ठीक है, वो आपका रहेगा। ये उसकी हो गई बेसिक बाउंड्रीज ओशन की, कि भाई यहाँ पे अटलांटिक, नीचे सदर्न ओशन, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशन। ठीक है, उसके अलावा ये तीन पॉइंट्स जो आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये जो है पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरेशिया से, यूरोप और एशिया ऊपर है हमारा, यूरेशिया से कैसे अलग पड़ता है, कौन से पॉइंट से वो अलग पड़ता है। तो सबसे पहला ये वाला पॉइंट, जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार बोलते हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा, इसको स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो वाटर चैनल जैसा एक पोर्शन है। स्ट्रेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार। फिर हमारा आता है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे है सुएज कैनाल, यहाँ पे रेड सी, दिस इज बब अल मंदब, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदब।
और ये है गल्फ ऑफ एडन। तो ये ज्योग्राफी आपको याद होनी चाहिए बेसिक, कि यूरेशिया से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जियोग्राफिकली कैसे अलग पड़ता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, देन सुएज कैनाल, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ बबल मंदब एंड गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से आ सकते हैं प्री में, कि भाई तीन पॉइंट्स बताइए जहां से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरेशिया से अलग पड़ता है, या फिर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करने वाली जगह, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बबल मंदब। वन ऑफ द स्टेटमेंट या फिर मैच द फॉलोइंग, इन सब में आ सकता है। उसी तरीके से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट किया करता है, तो कभी सुएज कैनाल। ठीक है, इस तरीके से बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन रह सकते हैं। उसके अलावा मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं तो बेसिक चीजों में, ठीक है, उसकी बेसिक ज्योग्राफी में, यहाँ पे एक नाइल रिवर पड़ती है, सबको पता होगा। ठीक है, नाइल करके एक रिवर है। क्या है उसकी स्पेशलिटी, तो भाई वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉट लार्जेस्ट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। तो नाइल रिवर की बेसिक चीजों की बात करूँ तो कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, तो नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया से नाइल रिवर ओरिजिन होती है। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होके वो इवेंचुअली मेडिटेरेनियन में सी में जाके मिलती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा भाई लेक विक्टोरिया को कौन सी तीन कंट्री की बाउंड्री लगती है, ठीक है, कौन सी तीन कंट्री की बाउंड्री लगती है लेक विक्टोरिया को, तो भाई याद रखना, ठीक है, केनिया, युगांडा और तांजानिया। ठीक है, केनिया, युगांडा और तांजानिया, ये तीन कंट्रीज की बाउंड्री लेक विक्टोरिया को लगती है। ठीक है, तो यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम में, यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की हम लोग बात करें। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई नाइल रिवर के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक, ठीक है, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, भाई यहाँ पे माउंट किलीमंजारो। ओके, माउंट किलीमंजारो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। कौन से कंट्री में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तांजानिया में है। ठीक है, तांजानिया करके कंट्री है यहाँ पे, उसमें माउंट किलीमंजारो है। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा। उसके अलावा बेसिक सी चीजें, जैसे कि यहाँ पे सहारन डेजर्ट पड़ता है आपका। ठीक है, यहाँ पे नामीबी डेजर्ट पड़ता है, और उसके जस्ट बाजू में कालाहारी डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, तो तीनों डेजर्ट बनने के बेसिक रीजन, यहाँ पे हाई प्रेशर सब्सिडेंस जोन की वजह से बनता है, ये कोल्ड करंट की वजह से बनता है, और ये कालाहारी भी हाई प्रेशर सब्सिडेंस जोन की वजह से बनता है। ठीक है, पास्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये डेजर्ट बनने का रीजन क्या है, तो भाई कोल्ड करंट, कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम बताओगे कि कौन से कोल्ड करंट की वजह से नामिब डेजर्ट बनता है। ओके, तो इस तरीके के रीजन भी आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में। तो ये तीन डेजर्ट याद रख लीजिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा बस ये एक मेडागास्कर, मेडागास्कर करके कंट्री है जो अलग है, मोजाम्बिक चैनल से अलग पड़ जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। दिस इज द पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ओनली, मोजाम्बिक, सॉरी मेडागास्कर। ओके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से उसके अलावा मैं बात करूं तो तीनों के तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। आपको याद करना है कि भाई इक्वेटर अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है। ओके, प्लीज आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ में न्यूज़पेपर की, तो प्लीज ये चीज में मेंशन कर लीजिएगा कि अफ्रीका में से इक्वेटर पास होता है तो वो कौन कौन से कंट्रीज में होते हुए पास होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से रहते हैं कि भाई कंट्रीज के नाम पूछ लिए या तो आपको, या तो फिर ये कंट्रीज को ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने का पूछ लिया, तो आपको आइडिया होगा कि पास्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बेसिक जियोग्राफी।
ठीक है। तो कोई भी आर्टिकल करने से पहले एटलीस्ट हम लोग वो एरिया की, ठीक है, अगर वो इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल है तो एटलीस्ट वो एरिया की बेसिक ज्योग्राफी कर लें। ठीक है, तो ये होगी हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बेसिक ज्योग्राफी। अब आ जाता है आर्टिकल पे। ठीक है, तो क्या कहता है भाई आर्टिकल हमारा? तो अगर आर्टिकल की बात करें तो उसमें क्या लिखा है कि स्टैगिंग कमबैक, री एनर्जाइजिंग इंडिया अफ्रीका पॉलिसी। मतलब इंडिया अफ्रीका पॉलिसी को कुछ री एनर्जाइज करने की ये लोग बात कर रहे हैं। इंडिया अफ्रीका पॉलिसी को री एनर्जाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बोलता है आर्टिकल। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने बोला है कि भाई इंडिया का अफ्रीका की तरफ अप्रोच हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग रहा है। ठीक है, इंडिया का अप्रोच अफ्रीका की तरफ फॉरवर्ड लुकिंग रहा है, मतलब हमेशा इंडिया अफ्रीका को कोऑपरेट करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, साथ में मिलके ग्रो करना चाहते हैं इंडिया और अफ्रीका। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हमेशा रहा है इंडिया का। ठीक है, पर रिसेंटली रिसेंटली ये हमारी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, रिसेंटली ये हमारी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है, जिसलिए इसको क्रिटिकली रिव्यू करने की जरूरत है, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डिटेल में कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या रीजन है वो प्रॉब्लम के, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और इंडिया और ग्लोबल लेवल का उस पर अप्रोच क्या है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि भाई मैक्रो पिक्चर क्या है, ये अभी इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन का मैक्रो पिक्चर क्या है। ठीक है, मैं ये एक चीज आपको बता दूं कि आर्टिकल में मैंने जहां जहां भी रेड कलर से मार्क किया होगा, ठीक है, ये जो है रेड हाईलाइट, वो पॉइंट्स प्री प्रीलिम एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी इन जनरल जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो इन जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्री एज वेल एज मेंस दोनों एग्जाम में काम लग सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा, इसलिए मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट रखा है इसको। ठीक है, चलिए, तो अगर मैक्रो पिक्चर मतलब करंट स्टेटस की बात करें तो भाई करंट स्टेटस क्या है इंडिया अफ्रीका रिलेशन का, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो चीजों की अगर बात करें तो एनालिसिस से पता चलता है कि भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में रिसेंटली डिक्लाइन आया है, रिस्पेक्टिवली 4.4 और 25% जितना। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में रिस्पेक्टिवली 4.4 और 25% जितना डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी फिगर्स लिखे हैं, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, याद अगर आपको रखना है तो आप लोग ये रख सकते हैं, बाकी इतने स्पेसिफिक डिजिट्स यूपीएससी नहीं पूछता। ठीक है, यूपीएससी आपको जनरल ट्रेंड पूछता है कि भाई ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है या फिर इम्प्रूव हो रहा है, या फिर उस तरीके से ट्रेंड पूछता है। ठीक है, यूपीएससी इतने स्पेसिफिक फिगर्स नहीं पूछता, तो वो आप पे है। ठीक है, तो हम लोग अभी इतना ही याद रखेंगे कि भाई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, कंपेयर टू 1920 2021 में डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, 4.4 और 25 जितना डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक करंट स्टेटस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई। ठीक है, करंट स्टेटस में ये एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो गई। दूसरा करंट स्टेटस में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश जिसको बोलते हैं। तो 2019-20 में हमारा इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में करीब करीब 2.9 मिलियन बिलियन डॉलर्स जितना था, जो डिक्रीज होके, ठीक है, सॉरी सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के करंट स्टेटस की, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक, तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2019 और 20 में इंडिया का अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करीब करीब 3.2 बिलियन डॉलर्स जितना था। 2019 की बात है। ठीक है, और सेम चीज अगर हम लोग देखें कि भाई इन्वेस्टमेंट 2020 और 21 में मतलब अभी करंट ईयर में देखें तो वो डिक्रीज होके 2.9, ठीक है, 3.2 से लेके 2.9 बिलियन डॉलर जितना आ गया है, मतलब डिक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो यहाँ भी आपको स्पेसिफिक फिगर्स ना याद रख के जनरल ट्रेंड याद रखना है कि भाई क्वेश्चन अगर आपका आता है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे, जिसमें पहला स्टेटमेंट आता है कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों घटा है, दूसरा स्टेटमेंट आता है इन्वेस्टमेंट घटा है, ठीक है, या फिर ये स्टेटमेंट ना होके एक स्टेटमेंट आ गया एक्सपोर्ट का, उसमें आता है बढ़ा है, दूसरा स्टेटमेंट आ गया इंपोर्ट का जो घटा है, इस तरीके से आपको मल्टीपल स्टेटमेंट आए तो आप लोग याद जनरल ट्रेंड याद रखेंगे भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों घटा है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये घटा है भाई और इन्वेस्टमेंट भी घटा है, ठीक है। तो मैं आपको जनरल ट्रेंड्स याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि स्पेसिफिक फिगर्स नंबर्स। ओके, तो ये बात हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। हम लोग अब ट्रेड मार्केट की बात करें, ट्रेड मार्केट की जो भी आपकी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो करंट सिनेरियो में दो चीज की हम लोगों ने बात कर ली कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन जनरल अब ट्रेड मार्केट की बात करें कि भाई इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड किस तरीके से रहता है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें देखते हैं कि भाई इंडिया टॉप 5 मार्केट कौन से है अफ्रीका में, ठीक है। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, जिसमें इंडिया के टॉप 5 मार्केट, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, इंडिया के मार्केट टॉप 5 कौन से है, तो भाई 5 कंट्री के नाम यहाँ पे लिखे हैं कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, नाइजीरिया, इजिप्ट, केनिया और टोगो, ठीक है। ये 5 इंडिया के टॉप 5 मार्केट है, यहाँ पे इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो कंट्रीज की बात हो गई, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में गुड्स और सर्विस स्पेसिफिक पूछा जाए तो क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मिनरल फ्यूल और ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट और व्हीकल्स का है, ठीक है। तो ये बात हो गई गुड्स और सर्विसेज की, और ये बात हो गई कंट्रीज की। ये कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इन जनरल। और ये 3 प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि यही कंट्रीज में, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, वही पूरे अफ्रीका में ये 3 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में से। ओके, तो ये दो एक्सपोर्ट की चीजें याद रख लीजिए कि भाई कंट्रीज और गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, कि इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से कौन सी कंट्री में से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है गुड या फिर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंट्रीज है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला और गिनिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्री में से इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग नोट साथ में बना रहे हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया करंट सिनेरियो, तो भाई करंट सिनेरियो में हम लोगों ने देखा कि भाई ट्रेड कैसा चल रहा है और इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, तो भाई दोनों चीज डिक्लाइन हुई है, ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों डिक्लाइन हुआ है और इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन देखा गया है। ट्रेड में इन जनरल बात की जाए तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो भी रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा दिख रहा है कि भाई इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड में भी डिक्लाइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन हुआ है, तो भाई ऐसा क्यों हुआ है, क्या इंडिया करना नहीं चाहता या फिर और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रीजन मेंशन किए गए हैं मोटा मोटी, ऐसा नहीं है कि ये दो ही रीजन है, ठीक है। न्यूज़पेपर एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे दो रीजन मेंशन किए गए जो दो मेजर रीजन है रिलेशन डिक्लाइन होने के, ठीक है। तो पहला रीजन है उसमें कोविड 19, ठीक है। ऑब्वियस ये बात है जिसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि भाई कोविड 19 क्यों एक मेजर रीजन बन गया अभी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बाकी सब चीज डिक्लाइन होने के लिए, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज भी, ठीक है, बैकवर्ड कंट्रीज में आते हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे उतनी हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है, उतनी कनेक्टिविटी नहीं है रीजन की एक दूसरे रीजन के साथ या फिर डेवलप्ड रीजन के साथ, ठीक है। तो उन सब रीजन की वजह से अफ्रीका अभी बहुत ज्यादा सफर कर रहा था कोविड पेंडेमिक में, ठीक है। तो ये एक रीजन है। उसके अलावा पास्ट में अफ्रीका इबोला करके एक डिजीज था, ठीक है। पास्ट में अफ्रीका इबोला करके एक डिजीज था जिससे भी सफर किया मेजर, ठीक है। तो ये दो मेजर डिजीज के कोविड 19 और इबोला ने अफ्रीकन इकोनॉमी को,
ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये एक मेजर रीजन है कि भाई इंडिया अफ्रीका रिलेशन में कुछ एक दिक्कतें आ रही है। दूसरा मेजर रीजन अभी देखा जाए तो भाई वर्ल्ड का अफ्रीका की तरफ अप्रोच, ठीक है, वर्ल्ड का अफ्रीका की तरफ अप्रोच कि द थर्ड स्क्रैम्बल, वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, द थर्ड स्क्रैम्बल। ठीक है, सादी भाषा में मैं समझाऊं तो भाई अफ्रीका को, ठीक है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज को गरीब कंट्रीज माना जाता है दुनिया में। ठीक है, कि भाई अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, उतनी सुविधाएं नहीं है। तो पूरी दुनिया के सारे देश, ठीक है, चाहे वो ईयू हो, चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, या फिर अमेरिका हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी सारे कंट्रीज, ठीक है, सारे कंट्रीज अफ्रीका में डेवलपमेंट करने के लिए आ गए। तो भाई यहाँ से चाइना आ गया, यहाँ से जापान आ गया, यहाँ से इंडिया आ गया, यहाँ से ईयू के सारे कंट्रीज आ गए, यहाँ से यूएसए आ गया, सारे डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, डेवलप्ड या फिर मेजर डेवलपिंग नेशंस अफ्रीका की हेल्प के लिए आ गए। तो यहाँ पे उस वजह से यहाँ पे सब मैसअप हो गया। ठीक है, अगर कोई एक अंडर डेवलप्ड रीजन को कोई एक कंट्री डेवलप करने आए तो ठीक है, तो काम मोनोटोनस तरीके से अच्छे से चले कि हाँ भाई पहले ये हो रहा है, पहले ये हो रहा है, फिर एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हो। पर अगर 10 लोग उसको साथ में डेवलप करने के लिए आ गए, ठीक है, तो वही एक रीजन के डेवलपमेंट में 10 लोग लगे हैं तो उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा वहां का डेवलपमेंट का। ठीक है, तो उस मैनर में भी अफ्रीका फेस कर रहा है कि भाई उसका डेवलपमेंट करना चाहते तो है लोग, ठीक है, और वही 10-15 लोग साथ में आ गए तो फिर दिक्कतें आती है वहां पे भी। ठीक है, तो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अफ्रीका रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली देखा जाए तो भाई इंडिया सेटबैक क्यों कर गया, तो भाई चाइना की वैक्स डिप्लोमेसी, ठीक है, चाइना की वैक्स डिप्लोमेसी जिसमें चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज में कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन भिजवाई, ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन डोनेट की, और ये करने में इंडिया फेल हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ करने में इंडिया ने अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। ठीक है, तो यही सारे रीजन की वजह से रिसेंट में इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन सेटबैक पे आया है। ठीक है, तो फिर लेटली इंडिया क्या रोल प्ले करना चाहता है, ठीक है, लेटली इंडिया का अप्रोच क्या रहा अभी, ठीक है, रिसेंटली इंडिया का अप्रोच क्या रहा, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद इंडिया को लगा कि हाँ भाई बात बराबर है कि ये सारे रीजन के चलते हुए इंडिया कहीं पीछे रह गया अफ्रीका को अप्रोच करने में। तो इंडिया का रिसेंट में रोल क्या रहा, तो इंडिया के रोल की अगर मैं बात करूँ तो अभी यूएनएसए की मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने बोला कि भाई बराबर है, ठीक है, अफ्रीका को पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी की जरूरत है जिसमें हम सारे कंट्रीज साथ में मिलकर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया एक स्टेप आगे जाके अब ट्राई कर रहा है कि वापस इंडिया अफ्रीका रिलेशन सुधरे, जिसके लिए वो पूरी दुनिया को साथ में लेके चलने की बात कर रहा है। ठीक है, कैस जयशंकर जी ने कहा कि भाई अफ्रीका को पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी की जरूरत है, तो चलिए साथ में मिलके डेवलपमेंट किया जाए उसका। और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ठीक है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो लास्ट 2015 में हुई थी, ठीक है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, सॉरी, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो लास्ट 2015 में हुई थी, उसके बाद से वो पेंडिंग ही है। ठीक है, जनरली हर 3 साल में होती है ये समिट। ठीक है, जनरली हर 3 साल में ये समिट होती है, पर 15 के बाद 15 में थर्ड समिट हुई थी, उसके बाद फोर्थ समिट हमारी पेंडिंग ही है। ठीक है, तो इंडिया ये भी चाहता है कि अभी ये वाली समिट भी जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो वापस से इंडिया अफ्रीका के रिलेशन रिवाइव हो सके। ठीक है, तो ये दो इंडिया ने रिसेंट में स्टेप उठाए हैं कि भाई दो तरीके से अफ्रीका के रिलेशन रिवाइव किए जा सकते हैं। दो इमीडिएट मेजर है इंडिया के पास कि ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज को साथ में लेके चले, या फिर ये जो इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट जो भी पेंडिंग हो रखी थी उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है,
उसके अलावा इंडिया के पास कोई है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो वो पार्ट होगा हमारा मेंस के एनालिसिस का पार्ट कि भाई उसके अलावा इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटी है तो भाई उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दो चीज लिखी है कि भाई ईयू समिट में भी अफ्रीकन रीजन के डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत। उसके अलावा क्वाड के मेंबर्स भी, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक दो चीजें हैं वे फॉरवर्ड या फिर सॉल्यूशंस में कि भाई आगे और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कभी किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। उसके अलावा इंडिया का, ठीक है, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये एक करके प्लान चलता है इंडिया का, ठीक है, जहां पे इंडिया और जापान दोनों साथ में मिलके अफ्रीकन कंट्रीज को डेवलप करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। वो है वो हमारा इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसपे इंडिया को वापस फोकस करना चाहिए, जिसमें इसमें अलग अलग चीजें ग्रोथ कॉरिडोर में कि भाई कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन बेस पे डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे डेवलपमेंट, अलग अलग चीजों पे डेवलपमेंट के स्कोप है उसमें। तो ये एक इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हो गया जिसको वापस से रिवाइव करने की जरूरत है। उसके अलावा, ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें इंडिया कुछ कर सकता है कि भाई लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया का एक स्कोप है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया। उसके अलावा अभी आप लोगों ने एक दो साल से अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ देखी होगी कि भाई अफ्रीकन यूनियन बनने जा रहा है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन बना है। क्या है ये अफ्रीकन यूनियन? तो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है कि जिसमें यूरोप के सारे कंट्रीज ने मिलकर अपना एक यूनियन बनाया है जो ग्लोबल लेवल पे बाकी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, ट्रेड या फिर कोई भी चीज इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करता है, ठीक है, जिसमें मेजरली ट्रेड करता है ये। तो इसमें कलेक्टिवली सारे कंट्री अगर ये यूनियन के अंडर में आ गए तो कलेक्टिवली सारे रीजन को फायदा हो सकता है कि जिसमें भाई लो टैरिफ रखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी कंट्रीज के साथ बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के तहत ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन बनने की वजह से ओवरऑल पूरे यूरोप को फायदा हुआ, ठीक है। सेम उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन जो बन रहा है जिसमें अफ्रीका की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज है ज्वाइन हुई है, तो अफ्रीकन यूनियन में इंडिया की रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, इंडिया अफ्रीकन यूनियन में की रोल प्ले कर सकता है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर में ही लिखा गया था कि भाई इतने कंट्रीज में तो इंडिया बहुत अच्छे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अलग चीजों का, ठीक है। तो अगर अफ्रीकन यूनियन में ये सारे कंट्रीज ज्वाइन हो जाते हैं और इंडिया का एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट अफ्रीकन यूनियन के साथ हो जाता है तो भाई इंडिया के लिए एक नया वे खुल जाएगा, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को केटर करने का एक नया वे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक है जहाँ पे इंडिया लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकता है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें के भाई सॉफ्ट पावर जिसमें कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल में जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं वो सारी चीजें आती रहेगी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होगी जनरली। तो भाई मेंस का क्वेश्चन इसमें से उसी तरीके से बन सकता है, ठीक है, कि भाई रिसेंट में इंडिया अफ्रीका के रिलेशन, ठीक है, इंडिया अफ्रीका के रिलेशन डिक्लाइन हुए हैं तो उसके रीजन बताइए, ठीक है, इंडिया अफ्रीका के रिलेशन डिक्लाइन हुए हैं जिसके रीजन बताइए जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए, और इसको सुधारने के सॉल्यूशंस बताइए, ठीक है, इसको सुधारने के सॉल्यूशंस बताइए। तो ये सॉल्यूशंस को आप जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो में आप डिवाइड करके लिख सकते हो पूरे आंसर को, ठीक है, कि भाई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, तो भाई ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी की जाए और इंडिया अफ्रीका समिट की जाए, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। लॉन्ग टर्म मेजर्स में ये जो हम लोगों ने सारे डिस्कस की कि भाई ईयू की भी स्ट्रेटेजी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डेवलपमेंट की, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन यूनियन है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में भी इंडिया अफ्रीका रिलेशन को सुधारा जा सकता है, ठीक है।
तो ये एक आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अभी रिसेंट सिनेरियो याद रखने हैं कि भाई क्या हुआ है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ये कंट्रीज और प्रोडक्ट्स याद रखनी है जिसमें इंडिया अफ्रीका के साथ ट्रेड करता है, और जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बेसिक जियोग्राफी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपका ये आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, सजेशन हो ये आर्टिकल को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे आर्टिकल्स करवाए जाएंगे कि थोड़ा बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड, ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन का रिवीजन जहां जहां भी पॉसिबल है, और इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और अगर आपको ये मेथड में कोई भी सजेशन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि भाई ये वाला आर्टिकल कवर हो गया है जिसमें बेसिक ज्योग्राफी, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल या फिर रिसेंट, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स, और पूरे इंडिया अफ्रीका रिलेशन का एनालिसिस कि भाई करंट स्टेटस क्या है, रीजन क्या थे, वर्ल्ड का और इंडिया का रोल क्या है, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस क्या है। अगर ये चार चीजें आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ली तो आप एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी मेन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे आया तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक आर्टिकल समाप्त होता है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो जैसे कि मैंने बोला कि दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है रूरल इकोनॉमी की, ठीक है, और उसके रिवाइवल की। मैंने आपको बोला कि कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से देश की अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। आपको हर एक चीज के इम्पैक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है। रूरल इकोनॉमी हो गई, अर्बन इकोनॉमी हो गई, हर एक सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हेल्थ, बेसिक एमिनिटीज, हर एक चीज पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट उसका स्टडी करना रहेगा। तो जिसमें से एक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा जो है रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में कि भाई रूरल इकोनॉमी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो अगर जनरल सिनेरियो की बात करें तो भाई ऐसा देखा गया कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइवल के स्टेज पे आ रही थी, ठीक है। धीरे धीरे इकोनॉमी तो रिवाइवल के स्टेज पे आ रही है, तो ये बैक टू नॉर्मल हो रहा है। पहले कंट्री में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगे थे, ठीक है, धीरे धीरे चीजें ओपन अप हो रही है, अनलॉक हो रहा है, तो इकोनॉमी धीरे धीरे बूस्ट कर रही है, ठीक है। एनएसओ के डेटा के हिसाब से एनएसओ के डेटा के हिसाब से 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी का एस्टिमेशन देखे जीडीपी का एस्टिमेशन देखे तो वो भी 7.3% जितना उन लोगों ने बोला है, जो पहले की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा पाया गया है कि हाँ भाई 7.3% ऑफ ग्रोथ इज वे मच बेटर। ऐसी सिचुएशन में, कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन में जिसमें इकोनॉमी जल्दी से रिवाइव कर रही है, ठीक है। तो ये एक हो गया जनरल सिनेरियो कि भाई देश की इकोनॉमी का स्टेटस अभी कुछ इस तरीके से पाया गया है, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हम लोग पास्ट में अगर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेटस को देखें, ठीक है, तो वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है पर, ठीक है, क्योंकि इवन आप कोविड के पहले भी अगर इकोनॉमिक स्टेटस को फॉलो कर रहे थे तो आपको आइडिया होगा कि पहले डिक्लाइन में ही जा रहा था हमारा इकोनॉमी, ठीक है। स्लो डाउन जैसी कंडीशन चल रही थी, इवन बिफोर पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पेंडेमिक की सिचुएशन के पहले भी, ठीक है, स्लो डाउन जैसी कंडीशन चल रही थी, ठीक है, इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं थी, और पेंडेमिक ने उसमें ज्यादा बढ़ोतरी कर दी ये सिचुएशन, ठीक है। तो 2019 और 20 में हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा था वो करीब 4% जितना था, ठीक है। 2016-17 के मुकाबले वो करीब करीब आधा है, 8.3 था 2016 और 17 में, इसके मुकाबले ये आंकड़ा आधा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग हमारी इकोनॉमी के स्टेटस की बात करें तो वो स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो हो गया हमारी इकोनॉमी का, ठीक है? और यहाँ पे
प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट स्टेटस हमारी इकोनॉमी का, हाँ भाई प्रेजेंट में रिवाइवल के स्टेज पे है, पर लॉन्ग टर्म से अगर हम लोग 17-16 से देखें तो वो जनरल स्लो डाउन में ही चल रहा है, ठीक है। तो ये एक जनरल सिनेरियो की बात हो गई। और अभी के टाइम पे जैसे इन लोगों ने बोला है कि भाई अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर किया, जैसे कि भाई रेगुलर लॉकडाउन लग रहा था, बॉर्डर्स बंद हो रही थी, इंटरनेशनल ट्रेड अटक गया था, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन अटक गया था कोई भी वे से, ठीक है, रोड रेल वाटर एयर सारे वे से ट्रांसपोर्टेशन अटक गया था। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस की वजह से अभी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि जनरल सिनेरियो कि भाई इकोनॉमी का प्रेजेंट स्टेटस, लॉन्ग टर्म स्टेटस और कोविड के टाइम पे अलग अलग इम्पैक्ट, ठीक है। अब अगर रूरल स्पेसिफिक की बात करें, ठीक है, अगर रूरल इकोनॉमी स्पेसिफिक बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये दो पॉइंट मैंने रेड से हाईलाइट किए, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्री के लिए ज्यादा काम के होंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग रूरल इकोनॉमी की बात करें, तो भाई रूरल इकोनॉमी में ऐसा पाया गया है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर एक लौता ऐसा सेक्टर है रूरल इकोनॉमी का जो पॉजिटिव पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था, ठीक है, जो पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था, जिसकी जीवे की वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ रही थी कंपेयर टू बाकी सारे सेक्टर, ठीक है, कंपेयर टू बाकी अदर सेक्टर्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर, खाना कभी भी बंद नहीं होगा देश में, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा था, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर डिक्लाइन पे थे, ये पाया गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट काम का होगा कि भाई कोविड पेंडेमिक के टाइम पे अगर वन ऑफ द स्टेटमेंट ऐसा आ गया कि भाई कोविड कोविड पेंडेमिक के टाइम पे सारे सेक्टर डिक्लाइन में थे, तो नहीं भाई, सारे सेक्टर डिक्लाइन में नहीं थे, एग्रीकल्चर और कुछ एक सेक्टर्स, ठीक है, ग्रो कर रहे थे, जिसका रीजन ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि उसका यूसेज बढ़ गया था। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरऑल बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ओवरऑल हम लोग बात करें कि भाई उसका ग्रोथ कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, तो भाई पिछले 5 सालों में, ठीक है, जो आपको जनरल ट्रेंड पूछे जाते हैं, तो पिछले 5 सालों में, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ जनरली 3.6% रहा था एवरेज, 5 सालों का एवरेज, जबकि एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ पिछले 5 सालों में 4.88% रहा है। तो प्लीज ये चीज आप लोग नोट डाउन कीजिए कि भाई हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ पिछले 5 सालों में 3.6% जितना ही है, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट ज्यादा था, एवरेज ग्रोथ रेट ज्यादा था, ठीक है। तो इसी तरीके के स्टेटमेंट आपको पूछे जाते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि यूपीएससी को इंटरेस्ट है ट्रेंड्स में, ठीक है, ट्रेंड्स पूछने में इंटरेस्ट है, ये फिगर्स पूछने में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई कितने परसेंटेज था, वो पूछने में यूपीएससी को इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेंड्स पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो प्लीज ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन ग्रोथ का, ठीक है। अब ये तो हो गई रूरल इकोनॉमी के सिर्फ एक सेक्टर एग्रीकल्चर की, ठीक है, ये तो सिर्फ बात हो गई रूरल इकोनॉमी के सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। रूरल इकोनॉमी में बाकी भी सारे सेक्टर आते हैं, ठीक है, रूरल इकोनॉमी में बाकी भी सारे सेक्टर आते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री आता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज आते हैं, एसएचजीस आते हैं, ठीक है, जनरल वेज, ठीक है, जनरल वेजेस रूरल पीपल का, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी कुछ एक तरीके से असर करता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो ग्रो कर रहा था, पर ये सारे सेक्टर वो स्केल पे ग्रो नहीं कर रहे थे या फिर डिक्लाइन कर रहे थे, ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ग्रो कर रहा था, जिसमें भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसी को हमको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से। तो अलग अलग सेक्टर की बात करें तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा था, जैसे हम लोगों ने बोला कि ग्रो करने का रीजन भी पता था कि भाई डिमांड बढ़ी थी, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ी थी, ठीक है। पर उसमें एक प्रॉब्लम कि भाई डिमांड भले बढ़ी थी,
पर पेंडेमिक की अलग अलग सिचुएशंस और फैक्टर्स के चलते हुए फार्मर्स से ये सारी प्रोड्यूसेस लो प्राइस पे परचेस की जा रही थी, ठीक है। फार्मर को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था अपने प्राइस का, और ये सारी चीजें कंज्यूमर को हाई प्राइस पे बेची जा रही थी, ठीक है। ये सारी चीजें कंज्यूमर को हाई प्राइस पे, कंपेरेटिवली हाई प्राइस पे बेची जा रही थी ये टाइम पे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल भले ग्रो कर रहा था, फार्मर को उसका फायदा नहीं मिल रहा था, कंज्यूमर को उसका हाई रेट चुकाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये एक चीज होगी आपके रूरल इकोनॉमी की। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे था, ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे था कोविड पेंडेमिक के टाइम पे। कि भाई एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में अगर बात करें तो सबसे मेजर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सबसे मेजर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें डेली बेसिस पे काम चलता है। डेली बेसिस पे काम चलता है कि भाई देश के अलग अलग जगहों से, ठीक है, मिल्क कलेक्ट करवाया, वो मिल्क का प्रोसेसिंग किया, उसमें से अलग अलग चीजें बनाई, जैसे आपका कुछ भी होगा, दूध दही पनीर, ठीक है। सॉरी, दूध नहीं, दही पनीर, बाकी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई, ठीक है। वो काम डेली बेसिस पर चलता है। रोज के रोज वो सब चीजों को बना के कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। विद इन सम आवर्स उसको ट्रांसपोर्ट कर देना होता है और सेलिंग हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये चीज ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल नहीं था पेंडेमिक के सिचुएशन में। तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का एक मेजर डिवीजन डेयरी सेक्टर डिक्लाइन पे था, जो भी हमारा पार्ट है रूरल इकोनॉमी का। उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसका तो कोई स्कोप था ही नहीं ग्रो होने का, ठीक है। उसका कोई स्कोप नहीं था ग्रो होने का कॉटेज इंडस्ट्री का, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो गांव के लोग, ठीक है, अपनी ट्रेडिशनल आइटम्स बनाते हैं। वो कुछ भी हो गया, कपड़ा हो गया या फिर कुछ भी ऐसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, उसका घर में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको गांव में या फिर शहर में जाके मार्केट में उसको बेचते हैं, ठीक है। अब जब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जब कोई मार्केट ओपन नहीं है पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है, जब कुछ सप्लाई डिमांड की कोई सुविधा नहीं है, तब ये पूरी चेन टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री भी डिक्लाइनिंग वे में थी। सेम फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसके बारे में आपको पता होगा, जो कोई हेल्प नहीं कर सकता था वो ग्रुप के उत्थान में, ठीक है। तो उसको भी असर हुआ था नेगेटिवली। जनरल वेज भी घटे थे, रूरल हाउस होल्ड्स के जनरल वेज भी घटे थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की उतनी प्राइस नहीं आ रही थी, ठीक है। उस रीजन से जनरल वेज भी डिक्लाइन पे था, ठीक है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस बढ़ रहा था, ठीक है, महंगाई, इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस बढ़ रहा था। और उसकी असर रूरल इकोनॉमी पे इस तरीके से हुई कि भाई रूरल हाउस होल्ड को इनकम हो नहीं रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उतने प्राइस पे नहीं बिक रही थी। ये सारी चीजें उन लोगों की डिक्लाइनिंग पे थी, तो उनके पास वही पैसा आ नहीं रहा था या फिर कम आ रहा था। और उसके सामने इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से उनको जो डेली यूज की प्रोडक्ट्स है, ठीक है, डेली यूज की प्रोडक्ट्स है, वो खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, ठीक है। तो रूरल सेक्टर यहाँ पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट में आया था इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो हो गया कि भाई रूरल इकोनॉमी का क्या स्टेटस रहा था कोविड पेंडेमिक के टाइम पे, कि हाँ भाई एग्रीकल्चर सेक्टर बूम किया था, उसमें डाउट नहीं है, पर उसके सामने इतनी चीज थी जो नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही थी रूरल इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये आपका जनरल एनालिसिस हो गया कि हाँ भाई रूरल सेक्टर हमारा इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था कोविड पेंडेमिक के टाइम पे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है वो टाइप करके या फिर लिख के फोटो खींच के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर पीयर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया कि भाई जनरल सिनेरियो इस तरीके से रहा था इकोनॉमी का। तो यहाँ पे ये आपका आर्टिकल, ठीक है, सॉरी।
तो ये मैंने आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दिया। वहीं के जॉब डिक्लाइन हो रही थी, इनकम नहीं आ रही थी और इन्फ्लेशन भी हिट कर रहा था, ठीक है। वो भी एक थ्रेट था रूरल इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई गई है, रूरल इकोनॉमी किस तरीके से सफर कर रही थी वो चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। आपको मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये इम्पैक्ट हो गई कि भाई कोविड पेंडेमिक का रूरल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, ये उसका एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट सॉल्यूशन, जो आपको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो ये चीज हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, ठीक है, सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, अगर आपको ठीक लग रहा है कंटेंट तो साथ साथ में नोट्स बनाया जाएगा। और दो तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारी चीज आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काम की है, जो हमारी यूपीएससी की 10 अक्टूबर को है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये सारे ट्रेंड्स काम के हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स काम के हैं, ठीक है। तो रेड कलर वाली चीजों को अलग से नोट डाउन कीजिएगा और जनरल एनालिसिस मेंस के लिए अलग से उसका नोट्स रखिएगा, तो आपको रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो दो आर्टिकल हैं हमारे हिंदू में, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने काम के नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने आर्टिकल काम के नहीं है कि स्टॉपिंग द सर्च, ठीक है, जिसमें जनरल लॉकडाउन कैसा होता है कैसा नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की है, जो नहीं काम का। और ये क्रिकेट पे आर्टिकल है ये, ठीक है, डिजर्विंग मिनट्स, तो वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काम करेंगे, आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे दो आर्टिकल कि भाई स्टैगिंग अ कमबैक, री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी, वो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक वाला पोर्शन भी रिवाइज करवाया, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना रहेगा, आपके लिए फायदेमंद है, आपका स्टडी का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने अफ्रीकन इंडिया अफ्रीका रिलेशन का पूरा एनालिसिस किया कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो क्या चल रहा है और उसके सॉल्यूशंस कि इंडिया क्या कर सकता है, ठीक है। और सेम तरीके से हम लोगों ने रूरल इकोनॉमी को स्टडी किया कोविड पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले जनरल इकोनॉमिक स्टेटस देखा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, रूरल इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस देखा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, जिसमें एग्रीकल्चर स्पेसिफिक हम लोगों ने बात की ट्रेंड्स की, ठीक है। और फिर जनरल ओवरव्यू लिया कि भाई रूरल इकोनॉमी किस तरीके से पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस आपको मुझे देने रहेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम लोग अब से हिंदू के एडिटोरियल्स और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।